नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सबसे पहले खबर झारखंड से, जहां के चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप 10 लोगों पर लगा है। इस बड़ी वारदात में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक मामले में SIT का गठन किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जो पीड़िता है उनके द्वारा बताया गया कि परसों शाम की घटना है और उनके बयान के आधार पे प्रथम उनका चिकित्सीय उपचार कराया गया और उसके बाद महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनका बयान लेकर कांड प्रतिवेदित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो इन दोनों जो पीड़ित हैं उनके द्वारा जब बताया गया है उसके आधार पर वो लोग शाम को वहाँ घूमने गए थे और उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। लगभग 7 बजे के आसपास की ये घटना है और जिस प्रकार का है उस समय वहाँ घोर अंधेरा होता है और जो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 9 से 10 लोगों के द्वारा ये घटना को कारित किया। देखिए, देश में रिसेंट मेमोरी में इतना जघन्य और ब्रूटल रेप केस हम लोगों ने नहीं सुना। और जिस तरीके से एक आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिटिया के साथ 10 लोगों ने रेप किया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से रेप किया, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। तो जिस तरीके का चाईबासा में ये घटना को घटे हुए 48 घंटे हो गए हैं और पुलिस ने सिर्फ कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ये साफ दिखाता है कि झारखंड पुलिस का जो स्तर है पुलिसिंग का, वो पूरे तरीके से गिर गया है। नहीं, देखिए, ऐसी घटना पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह डिफेंड नहीं करने वाले। स्वाभाविक तौर पे ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और घटना कोई भी हो, राज्य के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए गंभीर बात होती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह, हमारी यह सरकार नहीं है कि बलात्कारियों को हम अच्छे आचरण पर जेल से रिहा करते हैं, फूलमाला से उसका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं आरोपी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। वो अच्छे आचरण के कारण जेल से रिहा भी नहीं होंगे। पहले होता था कि महिला पुलिसकर्मी नजर आती थी, फोर्स नजर आती थी या पुलिस नजर आते थे, बट मुझे नहीं लगता है कि राज्य में अभी पुलिस और प्रशासन जो है इतना सक्रिय नजर आता है। दूसरा, हर बार की तरह इस बार भी वही बात होगी, लेकिन यहाँ तो आप जैसा हम लोगों ने जाना है, सुना है और आप भी बता रहे हैं कि 10 लड़कों ने किसी एक लड़की के साथ रेप किया है। दिस इज मतलब पैथेटिक भी नहीं, मतलब इसके लिए शब्द नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे उन लड़कों की मेंटालिटी की, वो कैसे इस तरह का काम कर सकते हैं। देखिए, सवाल है तो झारखंड में उसका जवाब भी है। भले ही उत्तराखंड में उसका जवाब न मिले, उत्तर प्रदेश में जवाब न मिले, लेकिन झारखंड में उसका जवाब भी है, चूंकि यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है। घटना हुई है, बहुत दुखद घटना, और सबसे पहले तो मैं पूरी पार्टी की तरफ से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और उस बहन को न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। झारखंड ऐसा प्रदेश है, ठीक है अपराध हुए, लेकिन अपराध में गिरफ्तारी होती है, त्वरित कार्रवाई होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत होती है, वो भी अनुशंसा की जाती है। ये अंतर है पूरे देश के अन्य राज्यों में आप देखें और झारखंड में। दूसरे राज्यों में आप देखेंगे राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है व्यभिचारियों को। हमारे यहाँ न चिन्मयानंद है, न हमारे यहाँ उत्तराखंड के जो मंत्री और मंत्री पुत्र ने जो करतूत की। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता हरिवंश का। हरिवंश, काफी बयान हमने सुने पुलिस के नेताओं के और सोशल एक्टिविस्ट के, लेकिन SIT का गठन किया गया है और पुलिस क्या कह रही है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कितने करीब हैं वो इन 10 आरोपियों को पकड़ने में? कदमनी पुलिस अधीक्षक जो है आशुतोष शेखर, उनसे बात हुई है मेरी अभी कुछ देर पहले भी, तो उन लोगों ने SIT का गठन किया है। साथ ही स्पेशल टेक्निकल सेल का सहारा ले रहे हैं वो, और जिसके जरिए वो अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था और पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो पुलिस लगातार करीब जैसा SP ने बताया कि 17 जगहों पे उनकी टीम जो है छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि रात तक अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। कदमनी
बहुत शुक्रिया आपका हरिवंश इस जानकारी के लिए। तो जैसा हरिवंश बता रहे हैं कि छापेमारी 17 जगहों पर की गई है और उम्मीद ये है कि रात तक पुलिस के हाथ कुछ लगेगा। नोएडा पुलिस ने एक होटल में दंपति का हिडन कैमरे से वीडियो बनाने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी एक गैंग का हिस्सा हैं जो होटल में हिडन कैमरे लगाते थे, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लोगों को ब्लैकमेल करते थे और पैसे मांगते थे। इसके लिए आरोपियों ने एक कॉल सेंटर तक बनाया हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 लैपटॉप, 7 CPU, 21 मोबाइल, अलग अलग बैंकों के 22 ATM कार्ड तक बरामद किए हैं। ये थाना फेज 3 में एक सूचना हमारे पास थी कि एक व्यक्ति है वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ थाना फेज 3 में स्थित एक होटल में रुके थे। उनके स्टे के कुछ दिनों बाद उनके और उनके दोस्तों के पास उनके स्टे के जो मोमेंट्स थे उनकी कुछ वीडियोस वगैरह आती हैं और एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करी जाती है। थाना फेज 3 की जो क्राइम टीम है और जो जोन की क्राइम टीम है इसके अनावरण का प्रयास करती है और इसमें 2 लोग जो कि एक का नाम अब्दुल वहाब और एक का नाम विष्णु सिंह है का नाम सामने आता है। उनको हम गिरफ्तार करते हैं तो वो दोनों बताते हैं कि उस कपल के स्टे के कुछ दिन पहले उन्होंने वहाँ पे उसी रूम को बुक किया था और वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया था जिससे लगातार वो वहाँ की स्ट्रीमिंग ले रहे थे। फिर फाइनली जब एक कपल उस स्ट्रीमिंग में आता है तो वो उस कपल की प्रोफाइलिंग करते हैं और उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और उनके जो फ़ोन नंबर थे उस पर वो वीडियोज़ भेजते हैं और एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करते हैं। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मिली अंतरिम राहत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बरकरार रहेगी। ईडी ने जैकलीन की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है और सभी आरोपियों को चार्जशीट देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और ठग सुकेश चंद्रशेखर से रिश्तों को लेकर इस मामले में जैकलीन का नाम आया था। भाई एक वीडियो बनाना ऊपर से। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। सुकेश चंद्रशेखर मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुकेश चंद्रशेखर के वकील। सर क्या नाम है आपका? अनंत मलिक नाम है। सर क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? आज कोर्ट में 2 चीजें हुई। एक तो कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सभी अक्यूज्ड को सारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स और उसके एनेक्सेस सप्लाई करने की डायरेक्शन दी गई है। उसके अलावा मामला जैकलीन फर्नांडिस की बेल एप्लीकेशन के लिए भी लगा था। बेल एप्लीकेशन जैकलीन फर्नांडिस जैसे कि ऑलरेडी इंटरिम बेल पे थी, वो इंटरिम बेल कंटिन्यू की गई है 10 नवंबर तक। ईडी ने अपना रिप्लाई फाइल किया है। अब 10 नवंबर को मामले में आगे बहस होगी। सर 10 नवंबर को अगर जैकलीन को रेगुलर बेल मिल जाती है तो कितनी बड़ी राहत होगी उनके लिए? किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में एक मुजरिम को अगर बेल मिलती है तो एक काफी बड़ी राहत होती है। तो हाँ, राहत बड़ी होगी। सर ईडी ने कोर्ट को फटकार भी जो कोर्ट है उसने ईडी को फटकार भी लगाई है। तो सिर्फ कोर्ट ने इतना कहा है कि ईडी अपना काम जल्द पूरी करे। तो जो सभी दस्तावेज हैं वो अब जिस केस में जितने भी आरोपी हैं चाहे वो जैकलीन हो सभी को ईडी को देने होंगे और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो अब 10 नवंबर को होगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में कल सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर के चालक दल समेत सभी 5 लोगों के शव मिल गए हैं और तलाशी अभियान अब खत्म हो गई है। हालांकि अब तक इस दुर्घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर अपने नियमित उड़ान पर था। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस, ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हुई जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। रीवा के सुहागी पहाड़ के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में कई लोग घायल भी हैं और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बस में करीब 100 यात्री सवार थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर इस बारे में बातचीत भी की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया है। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। बस में लगभग 100 के आसपास
तो चलते थे। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। हम रीवा से लौट रहे थे और जैसे आए तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी घायल लोग पीछे नीचे निकले हुए पड़े थे, कुछ अंदर दबे हुए थे। और में टीआई साहब भी अपनी टीम को लेके पहुंच गए। हम लोग भी सब जितने घायल थे उनको सबको निकाले और गाड़ियां थी जितनी तो उनको घायल वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत भयानक हादसा था, ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। राहत और बचाव कार्य तो रात में ही पूरा हो गया था और हमारे एसपी साहब मौके पर पहुंच गए थे और बस चूँकि ट्राले के भीतर चली गई थी और उसको दोनों को अलग करना एक बड़ा चैलेंज था और खिड़की और दरवाजे तोड़ के और उसमें से जो लोग ठीक थे उनको निकालना और घायल को भेजना था। तो रात में ये काम तत्काल कर लिया गया था। घायलों का इलाज त्योथार अस्पताल में किया गया था। जिनको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत थी तो हम लोगों ने 10 एम्बुलेंसेज मौके पर बुलाए थे और उनको सबको संजय गांधी मेडिकल कॉलेज ले आए थे। उनका इलाज चल रहा है। ये हैदराबाद से बस आ रही थी और गोरखपुर बांदा के रात में जो एक्सीडेंट सुहागी पहाड़ में हुआ है उसमें जो बस है वो एक ट्रॉले से टकराई है और ट्रॉला भी आगे किसी गाड़ी से टकराया है, जिसके चलते ट्रॉला ने तेजी से ब्रेक लगाया है संभवतः, और ट्रॉले से टकराने के चलते बस का काफी का अगला पोर्शन उसमें ट्रॉले से क्षतिग्रस्त हुआ। टोटल 15 डेथ अभी उसमें पता पड़ी है और जो बाकी लोग हैं वो उनकी स्थिति ठीक है। अभी हमने डॉक्टर चर्चा भी की है, उनका इलाज भी हो रहा है। इनमें से कई लोग घर जाने की स्थिति में भी हैं और बाकी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या है। गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि दिवाली के मौके पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान नहीं किया जाएगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ऐलान किया कि 21 से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस किसी का चालान नहीं काटेगी। गुजरात के गृह मंत्री के मुताबिक लोगों को हेलमेट न पहनने या सिग्नल तोड़ने पर रोका तो जाएगा, लेकिन चालान नहीं कटेगा। सोशल मीडिया पर गुजरात सरकार के इस ऐलान की काफी आलोचना हो रही है। ट्रैफिक के रूल्स तो फॉलो करना है, लेकिन अभी इतना सारा बोझ है तो सरकार ने अच्छा किया कि भाई ट्रैफिक का जो भी दंड है वो नहीं लेते हैं, तो उसे अच्छा ही है ना। और पब्लिक को समझ के अपना जो रूल्स है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। ट्रैफिक ज़्यादा होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब अभी गवर्नमेंट आराम में है थोड़ा, और इसमें थोड़ी परेशानी वो भी है कि पब्लिक भी क्या करे कि कोई भी गली कोई भी रास्ता सभी जगह ट्रैफिक है और भीड़ इतनी है तो कोई जानबूझ के भी करेगा और कोई अनजाने में भी करेगा। तो गुजरात गवर्नमेंट का निर्णय अच्छा है, लेकिन वो फॉलो करे तो अच्छी बात है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 2021 में गुजरात में 15,200 सड़क हादसे हुए, 7,457 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात की बीजेपी सरकार की ये रेवड़ी लोगों की जान मुश्किल में डाल रही है। और अब बात बिल्किस बानो केस की। NDTV ने खबर दिखाई कि बिल्किस बानो से बलात्कार करने वाले और उनके पूरे परिवार को मार डालने वाले 11 मुजरिमों को किस तरह रिहा कर दिया गया, जबकि उनके खिलाफ कई आरोप थे। NDTV ने बिल्किस के गांव जाकर देखा किस तरह मुजरिम बेखौफ और बेपरवाह घूम रहे हैं, जबकि बिल्किस खौफ में जी रही है। यह है गोविंद नाइक, बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में 11 मुजरिमों में से एक, जिसे बीते दिनों रिहा कर दिया गया। गुजरात के दाहोद जिले के राधिकापुर गांव में वो अपने घर में है। पिता के साथ यहीं बिल्किस बानो का गांव भी है। बिल्किस का घर अरसे से खाली पड़ा हुआ है। बिल्किस खुद डरी हुई है और ठिकाने बदलती रहती है, जबकि उससे रेप और उसके परिवार का कत्ल करने वाले लोग अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे हैं। NDTV के पास नाई के खिलाफ जुलाई 2017 की पुलिस शिकायत है। इसे 2 गवाहों ने दर्ज कराया था। उस पर उन्हें मार डालने की धमकी देने का आरोप था। तब नाई पेरोल पर था। इसके बावजूद नाई को अच्छे व्यवहार के नाम पर रिहा कर दिया गया।
भड़के हुए गोविंद नाई ने हमारे सवालों के जवाब देने से मना कर दिया, दावा करते हुए कि वो एक हिंदू है और कोई गलत काम नहीं कर सकता। हे, तुमको लगता है कि मैं ऐसा हो? दिखता है क्या तुमको? दो चाचा भतीजे कभी रेप कर सकते हैं क्या एक साथ? हिंदू समाज में ऐसा है क्या? कभी देखा कि तुमने? चाचा भतीजा कभी रेप कर सकता? ये औरत है बाजू वाली, पूछो इसको हम कैसे आदमी है? हम ऐसे गलत आदमी है? ठीक मेरे पीछे आप जो मकान देख सकते हैं, ये बिल्किस बानो का मकान है। बिल्किस गुजरात दंगों तक 2002 तक यहीं पे रहा करती थी, पर अब आप देख सकते हैं कि इसको एक दुकान में बदल दिया गया है और बिल्किस के परिवार ने ये दुकान एक हिंदू महिला को दे दिया है। यहाँ से ठीक 10 मीटर पे उन आरोपियों का घर और उन आरोपियों का दुकान है जिनको अब गुजरात सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। हमने जो देखा रंधीकपुर गांव में वो ये है कि जितने भी आरोपी हैं जिनको छोड़ दिया गया है, वो एक खुशहाल जीवन अब व्यतीत कर रहे हैं। वो अपनी दुकानों पे आ रहे हैं, अपने आस पड़ोस में लोगों से बात कर रहे हैं, दिवाली का माहौल है तो पटाखे भी खरीद रहे हैं। पर दूसरी तरफ बिल्किस बानो आज तक अपने खुद के गांव में कभी पैर नहीं रख पाई हैं, वो अपने मकान में कभी वापस नहीं आ सकती हैं। राधेश्याम शाह का छोटा भाई आशीष यहाँ पटाखे बेचता दिख रहा है। वो कहता है अब राधेश्याम यहाँ नहीं रहता। राधेश्याम, आशीष और एक अन्य मुजरिम का नाम एक FIR में है। उन पर एक महिला पर हमले और धमकाने का आरोप है। ये भी तब का मामला है जब वो पेरोल पर था। आशीष शाह का कहना है कि उनके खिलाफ FIR बेबुनियाद है। एक कंप्लेंट फाइल हुई थी, वो आपको भी लेकर की थी किसी ने, साबिरा बहन बोल के कोई है। हाँ आशीष भाई, हाँ गलत कंप्लेंट थी। लेकिन इसी गांव में रहने वाले सबीरा बेन अयूब और पिंटू भाई ने ये FIR कराई थी। वो अपने आरोपों पर कायम हैं और अब डरे हुए हैं क्योंकि जिस शख्स ने उन्हें धमकी दी थी वो अब जेल के बाहर है। तो ये बोल जो राधेश्याम का भाई था वो बोल रहा था उसके लड़के को पकड़ के अंदर ले जा रहा था। इनकी बेटी का हाथ पकड़ के अंदर लेके जा रहा था। वो जो मितेश भट्ट है आरोपी बिल्किस बानो केस का, वो भी आरोपी है। वो जो राधेश्याम है एडवोकेट, वो भी आरोपी है बिल्किस बानो केस का। तो क्यों हाथ पकड़ के अंदर क्यों लेकर जा रहे थे? थोड़ा बोला बोली हुई ना उसके बाद। वो जो वीडियो उसने बोला है बातचीत करने के लिए, उन्होंने मोबाइल निकाला और क्या क्या बोलता है उसको पता नहीं चला। बिल्किस बानो केस के अंदर वो हमको पता नहीं ऐसा बोली है साबिरा बहन। इस वजह से फिर वो वहाँ से उसके घर से 25-30 मीटर दूर दोनों माँ के उसके घर तरफ जाती थी। तो बाजार पुलिस स्टेशन के सामने ये तीनों, दो आरोपी और एक उसका भाई जो कंगन की दुकान है बाजार में, वो आशीष भाई, ये तीनों उसको पीछा किया। आशीष भाई वीडियो मोबाइल लेके वीडियो उतर रहा था और जो आरोपी है बिल्किस बानो का, ये दो माँ बेटी को अंदर ले जाने रहे थे उसके घर पे। डर लागे ने, डर हमड़े लागे से हमने નથી આવતી રાતે। સાંજે 6 વાગે મંદિરે નીકળે ને 9 વાગે ઘરે જાય છે। हमें एक और आरोपी मिला, राजू भाई सोनू, अपनी गहनों की दुकान में। लेकिन जैसे ही उसने हमारे कैमरे देखे वो निकल गया। एनडीटीवी ने उन सभी ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की जिन्होंने बिल्किस बानो केस के आरोपियों को जल्दी रिहा करने में अपनी मंजूरी दी थी, पर इसमें हम लोग असफल रहे। पंचमहल के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने इस पूरे पैनल को हेड किया था, उन्होंने हमारे कॉल्स का जवाब नहीं दिया। जबकि जो सुपरिटेंडेंट है पंचमहल के, जो इस पैनल का पार्ट थे, उन्होंने हमारा पूरा सवाल सुनने के बाद हमारा फोन काट दिया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुजरात पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस वक्त पे बिल्किस बानो केस से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही है। मैं तनुश्री पांडे, गोधरा, गुजरात से एनडीटीवी के लिए। दिवाली के पहले आज धनतेरस पर पीएम मोदी ने देश के 75,000 युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से जुड़े। इस दौरान पीएम ने कहा कि आने वाले महीनों में और नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश में कार्य संस्कृति बदल रही है। ये भी कहा कि कोरोना के दौरान MSME की मदद के कारण लाखों लोगों की नौकरियां बच गईं। साथ ही स्वरोजगार के लिए लाखों लोगों को ऋण भी दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है। डिजिटल सेक्टर में और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया अभियान ने तो देश के युवाओं के सामर्थ्य को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। 2014 तक जहां देश में कुछ इने गुने 100 स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए की अनेक कंपनियां इस दौरान हमारे युवा स्थापित साथियों ने तैयार कर ली हैं। आज देश के इन हजारों स्टार्टअप्स में लाखों युवा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 75,000 लोगों को आज ऑफर लेटर्स दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अगले साल के अंत तक 10 लाख और लोगों को केंद्र सरकार में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। पर ये जो ऑफर लेटर्स दिए गए हैं ये नई नौकरियां नहीं हैं, ये पुरानी वैकेंसीज, मौजूदा वैकेंसीज हैं जिनको अब भरा जा रहा है। ये जानते हैं कि ये वैकेंसीज कितने टाइम से हैं, कितना टाइम लग रहा है ये सरकारी नौकरियां भरने में और क्या प्रोसेस बेटर हो रहा है जैसा कि सरकार कह रही है। ये जानने के लिए हमारे साथ हैं एसएससी के अध्यापक, उनसे जानते हैं इस बारे में। सर, आप अपना नाम बता दीजिए और आप कितने साल से एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं? मेरा नाम मोहित चौधरी है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। एसएससी को करीबन मुझे 8 से 10 साल हो चुके हैं मैथ्स पढ़ाते हुए। तो जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं जो पेपर करा रही हैं या तैयारी करा रही हैं, मैं उनमें 8 से 10 साल में पढ़ा रहा हूँ। तो सर, अगर बात करें इस साल जो ऑफर लेटर्स दिए गए हैं, सरकार कह रही है कि हम मिशन मोड पे ऑफर लेटर्स दे रहे हैं लोगों को, तो इस साल जो एसएससी में जिनको ऑफर लेटर मिले हैं उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट कब की थी? करीबन 2019 में नोटिफिकेशन आया था एसएससी का, जो 2022 में बोला जा रहा है ना कि वैकेंसी ये ऑफर लेटर दे रहे हैं। ये 2019 की वैकेंसी है। इसका पेपर हुआ था फरवरी 2020 में टीयर 1, उसके बाद टीयर 2 हुआ, फिर टीयर 3 हुआ और 2022 में जाके ऑफर लेटर प्रोवाइड किए इन्होंने। करीबन 3 साल में इन्होंने एक वैकेंसी को पूरा किया है। जी, तो सर अगर 3 साल लग रहे हैं एक वैकेंसी को पूरा करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम है और स्पेशली इस एज में, तो अगर सरकार अब कह रही है कि हम प्रोसेस को इजी कर रहे हैं, उसको हम ज़्यादा स्मूथ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है? उसके बाद से क्या आप देख रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं? देखिए, एसएससी में अगर मैं बात करूं 2020 के बाद चेंज हुए हैं। ये 2019 की वैकेंसी थी, या आप पेंडेमिक की वजह से मान लो या कुछ भी, 2020 के बाद एसएससी ने अपना बहुत ठीक किया है। पहले तो ऐसा होता था साइट भी नहीं चलती थी एसएससी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें टाइमली हो रही हैं। आंसर की सबसे बड़ा रोल प्ले होता है आंसर की का, वो 1 हफ्ते के अंदर आंसर की आ जाती है। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हो तो 1 हफ्ते में आप ये जज कर लोगे कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और फिलहाल की डेट में भी सारी चीज़ें चेंज की गई हैं एसएससी में। पहले टीयर 1 में 4 सेक्शन आते थे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। उसी चीज़ को उन्होंने टीयर और पहला जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया इन्होंने। तो बहुत चेंज किया है एसएससी ने, और जो कि बेहतर है स्टूडेंट के लिए। जी, अगर हम इस साल के एग्ज़ाम्स की बात करें तो क्या वो ट्रैक पर हैं? एसएससी सीजीएल 2022 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ट्रैक पर हैं? 2022 में जो फॉर्म निकले हैं वो दिसंबर में पेपर करा देंगे, तो इससे अच्छी बात नहीं है। सेम ईयर में आप वैकेंसी निकाल रहे हो, सेम ईयर में आप पेपर ले रहे हो, तो ये बहुत अच्छा साइन है स्टूडेंट के पर्पज़ से। जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि एसएससी सीजीएल में एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से लेकर आपके ऑफ़र लेटर आने तक में
3 साल लग गए हैं पिछली साइकिल में। 3 साल में लोग एक नई डिग्री कर लेते हैं, पर यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस में 3 साल लग रहे हैं। पर अब ये प्रोसेस बेटर हो रहा है, ये सुधर रहा है, ऐसा इंस्ट्रक्टर्स हमें बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इस साल के एग्ज़ाम टाइम पर अगर दिसंबर में हो जाएं, अगले साल ऑफर लेटर्स आ जाएं, तो ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस थोड़ा पहले से बेटर हो जाए। ये देखना पड़ेगा अगले साल तक कि ऐसा होता है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ प्रियांशी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। आज धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है। कोरोना के मामले कम होने के चलते बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। खासतौर पर सोना, चांदी और बर्तनों की दुकानों में आज काफी भीड़ दिख रही है। 3 राज्यों से आई तस्वीरें आपके सामने हैं। खरीदारी का जोश देखा जा सकता है। और ये 4 तस्वीरें हैं दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी और अंबाला से। ये तस्वीरें हैं जहां पर अच्छी खासी रौनक बाजारों में नजर आ रही है। और धनतेरस के कारण आज बर्तन बाजार में भी खासी भीड़ है। दिल्ली में बर्तन की सबसे बड़ी डिप्टीगंज मार्केट में बर्तनों के दाम में क्या उछाल आया है और कोरोना लॉकडाउन के बाद लोग कैसे खरीदारी कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंजन शुक्ला। धनतेरस के मद्देनजर आज सोने, हीरे, चांदी के जो आभूषण हैं वो भी लोग बहुत खरीदते हैं और यही वजह है कि 2 साल के बाद में आप देख सकते हैं कि आज बहुत ज्यादा ज्वेलर्स के शोरूम में रश भी है और लोगों का जो उत्साह है खरीदारी का वो देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के करोल बाग में मौजूद हूं और करोल बाग जो है वो दिल्ली का सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्वेलर्स के जो शोरूम हैं वो करोल बाग में है। तकरीबन 1200 से ज्यादा यहाँ पर ज्वेलर्स के शोरूम हैं और आप देखिए कि तमाम सारे लोग जो है वो सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चूंकि शुभ माना जाता है ये खरीदना आज के दिन, तो उसी के चलते खरीदार यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी हमने तमाम सारे ज्वेलर से बात किया, उनका ये भी कहना है कि 2 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जब इतने ज्यादा लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि चूंकि धनतेरस है आज, तो उसके मद्देनजर कुछ खास आपने तैयारी आज के दिन के लिए की? बिल्कुल, धनतेरस के लिए जो खास कर धनतेरस के लिए अच्छा वो है पहले हमारा ये चांद वाला। अच्छा, ये जी चांद वाला मोती एंड गोल्ड में बना हुआ है सारा। ये देखिए बैंगल्स, अगेन ये भी हमारे धनतेरस स्पेशल। अगेन दीज आर, हर वक्त हमारी एक नई कलेक्शन लॉन्च होती है। हर 10 दिन के बाद हम नया कुछ एक फ्लेवर ऐड करते हैं। अब धनतेरस के फ्लेवर पे ये कुछ नई चीजें हैं जो गोल्ड जैसे लेना। तो मैम हम गोल्ड देखते थे, ये जी बहुत सारी शेप्स हैं। ये हमारी ये इस वक्त हमारी लेटेस्ट है, स्क्वायर शेप और बहुत अच्छी है। सोना सर अभी क्या है और हीरे का क्या रेट है? सोना जैसे आज की डेट में 52-5300 के हिसाब से चल रहा है। तो यही पिछले साल जो था वो 50 के आसपास था। 50, 300, 400 ऐसे ही था। तो इतना जब फ्लक्चुएशन होती है तो सारा जो बोझ है वो कस्टमर की जेब के ऊपर पड़ता है। और हीरे की अगर बात करें, हीरा जो है जैसे उसकी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर पे जाता है। तो हीरा जब कटिंग होता है, जब उसकी कटिंग होती है तो ये समझ लो 40-50% तो वैसे ही उड़ जाता है। अच्छा। कटिंग में ही उड़ जाता है। अच्छा। वेस्टेज भी होती है। तो इसीलिए हीरा जो है डॉलर मजबूत होने से हीरे के दाम जो है वो 30-35% बढ़ गए। तो इसी वजह से जो मार्केट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। पर अगर हम देखें पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद, ये ऐसा साल हर ज्वेलर उम्मीद रख रहा है कि बहुत अच्छा जाएगा। सुबह से रश है और लोगों की जो पॉकेट है वो थोड़ी मजबूत हुई है क्योंकि वो घर में बैठे बैठे काफी उनकी सेविंग उड़ गई थी जो 1 साल में वो रिकवर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद है कि ये वाली धनतेरस और अगली वाली धनतेरस तो बहुत अच्छी जाएगी। और मुंबई में धनतेरस पर क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सिंह। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यानी कि मुक्त और खुले वातावरण में, खुले माहौल में पहली बार दिवाली आई है। लिहाजा बाजारों में रौनक है और दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है और आज धनतेरस है। तो धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है और लोग बड़ी संख्या में
सोना चांदी के सिक्के, जेवरात और बर्तन खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का आशीर्वाद मिलेगा और घर में पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। लिहाजा लोग इस तरह के जो ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, वहाँ पर आते हैं और जिसकी जैसी हैसियत रहती है, जैसी इच्छा रहती है, वैसे वो खरीदारी करते हैं। फिलहाल हम मालाड में एक शोरूम में हैं और यहाँ पर देखिए ये चांदी का काउंटर है। चूँकि चांदी खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो लोग चांदी के सामान या आभूषण खरीदते हैं। हम बात करते हैं, आप यहाँ पर आज धनतेरस है, 2 साल के बाद दिवाली इस तरह से खुले माहौल में आई है और धनतेरस का शुभ दिन है, चांदी आप खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहिए? धनतेरस के शुभ दिन पे सोना चांदी वगैरह खरीदा जाता है, वो ऑस्पिशियस माना जाता है। इसके लिए सब चीज़ें लेते हैं कि हम लोग खुद करके घर पे भी रखते हैं और किसी को गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे ये शुभ संकेत है और माहौल एक अच्छा हो जाए, इसके लिए सब किया जाता है। ये एक अच्छी दिवाली मनाई जा रही है और आप देख रहे हो भीड़ भी आपको दिख रही है। तो आज 2 साल के बाद, कोरोना के बाद लोगों को आज मौका मिला है बाहर निकलने का और ये सरकार आने के बाद मेरे ख्याल से और थोड़ी छूट भी मिल गई है। वो हिसाब से एक अच्छा काम हो रहा है। इस बार बिल्कुल पूरा छूट है, मतलब कहीं किसी तरह की पाबंदी नहीं है, बंधन नहीं है। मैम, दिवाली आई है, खुशियाँ लाई हैं। जी, साथ में लोगों को उत्साह जो इस बार है वो अनोखा उत्साह ही देखा गया है, क्योंकि 2 साल के बाद लोग घर से निकल रहे, एक दूसरे से मिलना हो रहा है, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, इस बार ज्यादा जी, इसकी वजह से हर चंद्र की चक्री भी जोर से घूम रही है। तो क्या लोगों को काम मिल रहा है, धंधा मिल रहा है। आज 2 साल बैठे थे तो लोगों के पास काम धंधा नहीं रहा जी, बाजार है, खरीदारी होगी तो कारोबार बढ़ेगा जी। और आप देख रहे रास्ते में ट्रैफिक है, यानी हर एक को काम मिल रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात जब अपने अर्थतंत्र के लिए भी अच्छी बात जी, बिल्कुल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जहाँ भी काउंटर है, लोगों की इंक्वायरी यहाँ पर चल रही है, ये अलग अलग इस तरह के काउंटर हैं और हर काउंटर पे अलग अलग तरह के लोग आए हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। जी, आज धनतेरस है, आज की खास तौर पर आ जाए हैं आप खरीदारी करने के लिए? हाँ जी। खास आए हैं क्योंकि आज के दिन अगर हम लेते हैं तो शुभ माना जाता है और हम इस दुकान पे कई सालों से आते हैं, इसके लिए हमेशा हम यहाँ ही आते हैं। कभी कुछ लेना हो तो यहाँ ही आते हैं, हमारा विश्वास है इस जगह पे। और आज धनतेरस है, अलग अलग नए डिज़ाइन देखने को मिलेंगे हमें और हम चाहते हैं कि हमारे दोनों बेटियां के लिए, हमारे ग्रैंड डॉटर के लिए वगैरह आज कुछ खरीदी करें। तो इसके लिए खास तौर पर धनतेरस के दिन का इंतजार था कि आज ही आना है शुभ मुहूर्त पे? आज के दिन का तो महत्व है ही, क्योंकि आज धन लेंगे तो सारा साल भर हमारे घर में आता रहेगा। गोल्ड अगर लेंगे, सिल्वर लेंगे तो धन की वर्षा होगी।